गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम करेंगे मार्क्सवादी अथवा समाजवादी सिद्धांत की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट थ्योरी। यूनिट 3 में आप जो क्वेश्चन कर रहे थे, जो चैप्टर कर रहे थे, वो चैप्टर था राज्य के कार्य समाजवादी विचार। उससे पहले आपने किए थे राज्य के कार्य उदारवादी विचार, और समाजवादी विचारों में आपने मोस्टली मार्क्सवादी विचार की अवधारणा देखी। तो मार्क्सवाद की अवधारणा देखते हुए आपने क्या देखा कि समाजवाद क्या है, कि जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर किसी एक व्यक्ति या वर्ग का हाथ ना होकर, नियंत्रण ना होकर समाज के सभी वर्गों का हाथ होता है, नियंत्रण होता है। इस प्रकार ये पूंजीवाद का पुरजोर विरोध करता है और पूंजीवाद को नष्ट करने के पक्ष में है, और एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी वर्ग ना हो, और राज्य विहीन समाज की बात करता है। लेकिन हमने ये देखा कि राज्य नष्ट होने के स्थान पर, समाप्त होने के स्थान पर दिन प्रतिदिन उन्नति करता गया, और इवन रूस जहाँ पर मार्क्सवादी क्रांति हुई थी, वहाँ भी वो भी देश बहुत ही शक्तिशाली देश उभर कर आया। आलोचक इसी बात पर मार्क्स की आलोचना करते हैं कि उन्होंने अपने विचारों को केवल आर्थिक आधार दिया, या आर्थिक आधार पर ही उन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या की। तो आज हम करेंगे मार्क्सवाद अथवा समाजवादी सिद्धांत की आलोचना। राज्य के कार्यों संबंधी मार्क्सवादी अथवा समाजवादी सिद्धांत की हम निम्नलिखित आधारों पर आलोचना करेंगे। सबसे पहले पॉइंट पे आता है मार्क्सवादी धारणा ठीक नहीं। मार्क्सियन परसेप्शन इज नॉट करेक्ट। राज्य के कार्यों संबंधी मार्क्सवादी धारणा ठीक नहीं है, ये मार्क्सवाद के आलोचक कहते हैं। मार्क्सवादी अवधारणा मुख्य रूप से दो धारणाओं के ऊपर आधारित है। पहले नंबर पर है कि राज्य केवल आर्थिक पक्ष से शक्तिशाली वर्ग का राजनीतिक साधन है, और दूसरे नंबर पर है दूसरे राज्य श्रमिकों के शोषण करने में शासक वर्ग के सहायक साधनों के रूप में कार्य करता है। अर्थात राज्य के बारे में जो बताया है मार्क्स ने, वो यही बताया कि राज्य केवल आर्थिक रूप से जो शक्तिशाली वर्ग है उन्हों के हितों की साधना करता है, उन्हीं के हित के बारे में सोचता है, वो आम आदमी के हित के बारे में नहीं सोचता। और इसके अलावा वो शासक वर्ग जो कि पूंजीपति वर्ग है, उसी के सहायक साधनों के रूप में कार्य करता है। तो मार्क्सवाद के अनुसार राज्य कोई नैतिक संस्था नहीं है, और ना ही राज्य सामाजिक भलाई वाली संस्था है, परंतु राज्य के संबंध में मार्क्सवादी विचारकों की यह धारणा उचित नहीं है। इस तथ्य में कोई संदेह नहीं कि पूंजीपतियों को राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में अधिक महत्व दिया जाता है। राज्य के संबंध में यह कहना भी उचित नहीं है कि राज्य केवल आर्थिक पक्ष से ही शक्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षक है या रक्षा करता है, और कमजोर श्रमिक वर्ग का शोषण करने में शासक वर्ग का सहायक राजनीतिक साधन है। ये पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि सही नहीं है। आधुनिक युग लोक कल्याणकारी राज्यों का युग है। राज्य केवल आर्थिक क्षेत्र में ही सक्रिय नहीं है, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी समाज के विभिन्न वर्ग में एकता तथा समन्वय स्थापित करने तथा सामाजिक कल्याण का एक उपयोगी साधन है। अतः यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि राज्य केवल पूंजीपतियों के हितों का संरक्षक है। तो इस प्रकार से मार्क्सवाद की अवधारणा का, उसके जो उसने राज्य के कार्य दिए हैं, उनकी सबसे पहले आलोचना किस आधार पर की गई कि मार्क्सवादी धारणा ठीक नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और वो है दो वर्गों में समाज का कठोर विभाजन नहीं। नो शार्प डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू टू क्लासेस। मार्क्सवाद की इस अवधारणा को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता कि राज्य में केवल दो ही वर्ग होते हैं, पूंजीपति तथा श्रमिक। मार्क्स ने दो वर्ग बताए, और समाज में वर्गों का निर्माण केवल पूंजी के आधार पर ही किया जाता है, ये भी नहीं है।
बल्कि इसके अन्य आधार भी हैं जिनके आधार पर वर्गों का निर्माण होता है, जैसे कि धर्म है, जाति है, संप्रदाय है तथा अन्य आधार भी हैं जिनके कारण वर्ग अस्तित्व में आते हैं। यदि आर्थिक आधार को ही स्वीकार किया जाए तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के अतिरिक्त एक और तीसरा वर्ग है और वो है मध्यम वर्ग। इसलिए किसी भी पूंजीवादी समाज को भी कठोर रूप में संपत्तिशाली तथा संपत्तिहीन लोगों के दो वर्गों का निर्माण करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। मार्क्सवादी सिद्धांत के कठोर वर्ग विभाजन को आलोचकों ने व्यवहारिक तथ्यों से बहुत दूर बताया है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट की, और वो है पूंजीवादी राज्य के स्वरूप में परिवर्तन, चेंज इन द नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट। मार्क्स के सिद्धांत अथवा विचार को इसलिए भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि राज्य का स्वरूप सदैव एक सा नहीं रहता। समय तथा परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ राज्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आते रहते हैं। मार्क्स के युग में राज्य की जो स्थिति थी वर्तमान में वह बिल्कुल बदल चुकी है। मार्क्स के जीवन काल के पश्चात पूंजीवाद के स्वरूप में भी अनेक परिवर्तन आए हैं। उसके युग में उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण था, परंतु वर्तमान में यह स्थिति नहीं है। वर्तमान समय में हम ये देखते हैं कि व्यक्तिगत स्वामित्व के साथ साथ सार्वजनिक स्वामित्व की अनेक बड़ी बड़ी संस्थाएं स्थापित हुई हैं। वर्तमान युग श्रमिकों के शोषण का युग नहीं है। श्रमिकों की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। कहने का तात्पर्य क्या है कि पूंजीवादी राज्य के स्वरूप को सामने रखकर मार्क्स ने अपने विचार प्रकट किए थे और उस पूंजीवादी राज्य का स्वरूप बहुत बदल चुका है। इस बदले हुए स्वरूप के कारण मार्क्सवाद की पूंजीवादी राज्य के कार्यों की आलोचना उचित नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, और वो है अधिसंरचना को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस सुपर स्ट्रक्चर। मार्क्सवादी सिद्धांत ने उत्पादन की विधि तथा उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व को राज्य अपने विश्लेषण का मूल आधार माना है। मार्क्स का मानना है कि आर्थिक आधार पर ही धर्म, नैतिकता, राजनीतिक आदि के ढांचे का निर्माण होता है। इसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि आर्थिक साधनों का समाज के भिन्न ढांचे को किसी न किसी रूप तथा किसी न किसी सीमा तक प्रभावित अवश्य किया है, परंतु इस तथ्य को किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि समाज की ये सभी अधिसंरचनाएं आर्थिक आधार द्वारा प्रभावित होती हैं। यदि मार्क्सवादी सिद्धांत की सभी अधिसंरचनाएं और उनसे प्रभावित होने वाली अधिसंरचनाओं का सिद्धांत उचित होता तो सभी पूंजीवादी राज्यों में राजनीति, नैतिकता आदि का स्वरूप एक जैसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मार्क्स की यह धारणा गलत है तथा इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो किस आधार पर आलोचना की गई है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, साम्यवादी दल की तानाशाही। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट इज द डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। कार्ल मार्क्स के विचारों का गहन अध्ययन करने से ऐसा आभास होता है कि वह सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के नाम पर वास्तव में साम्यवादी दल की तानाशाही स्थापित करना चाहता था। 1917 में सोवियत रूस में क्रांति को लेकर 1990 तक जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, परंतु इतने अंतराल में साम्यवादी दल की तानाशाही तो दिखाई दी, परंतु सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना तो बहुत दूर की बात है, दल के नेताओं ने इसका कभी जिक्र तक नहीं किया। लेनिन, स्टालिन तथा किसी अन्य नेता ने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। समाज तथा शासन के प्रत्येक क्षेत्र में साम्यवादी दल की प्रभुसत्ता थी, परंतु सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र जैसी किसी व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था। सोवियत संघ के पश्चात एक और शक्तिशाली साम्यवादी देश चीन की अगर हम बात करें तो इस देश में भी सर्वहारा वर्ग के निरंकुश तंत्र का कोई विचार नहीं है। सारी शासन व्यवस्था सैनिक तथा सैनिक पर साम्यवादी दल के प्रभावशाली तथा वरिष्ठ नेताओं का प्रभुत्व देखने को मिलता है।
उन नेताओं की नीतियों के अनुसार ही दल और शासन संचालित होता है। ऐसी स्थिति में कार्ल मार्क्स की सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का सिद्धांत उसकी कल्पना से अधिक कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, और वो है राज्य का पतन नहीं हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेट हैज नॉट विथड्रॉन अवे। मार्क्सवादी विचारधारा की साधारणा पर भी आलोचना की जाती है और उसका कहना भी था कि पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध श्रमिक संगठित होकर क्रांति करेंगे जो सफल होगी, और कुछ समय के बाद उत्पादन के सभी साधनों पर श्रमिकों का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा तथा पूंजीवाद के अंत के साथ ही श्रमिक वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी। वर्ग संघर्ष पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और वर्ग संघर्ष के कारण ही राज्य अस्तित्व में आया था, और जब वर्ग संघर्ष ही समाप्त हो जाएगा तो समाज में केवल श्रमिकों का ही एक वर्ग होगा, तो राज्य की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और राज्य समाप्त हो जाएगा। वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। मार्क्स के विचारों से प्रेरित होकर कई देशों में साम्यवादी क्रांतियां हुई। क्रांतियां सफल भी हुई। उत्पादन तथा वितरण के सभी साधनों पर श्रमिक वर्ग का नियंत्रण भी स्थापित हो गया, और मार्क्स के अनुसार फिर भी राज्य को की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी तथा राज्य का पतन हो जाएगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। सोवियत संघ, चीन तथा अन्य देशों में क्रांतियां हुई, सफल हुई। उत्पादन और वितरण के साधनों पर श्रमिक वर्ग का नियंत्रण भी हुआ, परंतु 1917 से लेकर आज तक सोवियत रूस का अंत नहीं हुआ, और यही बात चीन तथा अन्य साम्यवादी राज्यों के संबंध में कही जा सकती है। किसी भी साम्यवादी देश में राज्य का पतन नहीं हुआ। वर्तमान में इन राज्यों के पतन की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। राज्य पतन के स्थान पर दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा है और राज्य का प्रभाव कम होने के स्थान पर बढ़ता ही जा रहा है। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की, कंक्लूजन की, कि मार्क्सवाद के राज्य के कार्यों की विवेचना से तो यही स्पष्ट होता है कि उसकी अवधारणा कई पक्षों से दोषपूर्ण है। उसकी भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध नहीं हुई और ना तो किसी साम्यवादी देश में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हुई और ना ही किसी राज्य का पतन हुआ। परंतु इतना होते हुए भी मार्क्सवादी सिद्धांत को पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मार्क्स के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप साम्यवादी देशों में या साम्यवादी राज्यों ने प्लानिंग के द्वारा काफी उन्नति, तरक्की और विकास किया। प्लानिंग का जो बात हम देखते हैं कि नियोजन के सिद्धांत की सफलता को देखते हुए पूंजीवादी देशों ने भी प्लानिंग के कारण, नियोजन के कारण उन्नति तथा प्रगति की। यदि आधुनिक राज्यों के कल्याणकारी राज्य का स्वरूप धारण किया है तो इसके पीछे बहुत हद तक मार्क्स के विचारों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यदि मार्क्स के विचारों का ही प्रभाव था कि पूंजीवादी देशों में भी समाज कल्याण के कार्यों को अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि पूंजीवादी देशों ने भी समाज कल्याण के कार्यों को अगर अपने हाथ में नहीं लिया होता तो पूंजीवादी प्रणाली मार्क्सवाद के बढ़ते प्रभाव के सामने टिक नहीं पाती तथा पूंजीवादी व्यवस्था का सदैव के लिए अंत हो चुका होता। मार्क्सवाद की आंधी को रोकने के लिए पूंजीवादी राज्यों ने विशाल स्तर पर सामाजिक भलाई और सामाजिक कल्याण के कार्यों को अपने हाथों में लेकर साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने में सफलता हासिल की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज विश्व के सभी देशों में श्रमिकों के हितों को लेकर अनेक कानून बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं। धन्यवाद।